सबसे धाकड़ मिसाइल टेस्ट हुआ सफल। भारत के लिए दो खुशखबरी। भारत ने हिला कर रख दी कतर की सियासत। आखिरी चेतावनी से हिल गया राष्ट्रपति। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारी मेन खबर है मिसाइल टेस्ट वाली, उसे बताने के बाद मैं आपको एक और खबर बताने वाला हूँ। दरअसल चीन ने मलेशिया के लड़ाकू विमान डील को रोक दिया है और ये मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले अपनी मेन खबर जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि इस महीने की शुरुआत में भारत चीन के बीच में एक बड़ा टकराव हो गया था। दरअसल भारत 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच में एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा था और इसके लिए भारत ने बकायदा 15-20 दिन पहले एक नो टर्म वार्निंग भी जारी कर दी थी। मतलब एक खास एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था 9 से लेकर 11 तारीख के बीच में। यानी कि सब कुछ कंफर्म था, टेस्ट होने ही वाला था कि टेस्ट से 3-4 दिन पहले अचानक चीन ने अपने एक जासूसी शिप को हिंद महासागर में रवाना कर दिया और बताया तो ये जा रहा था कि इस जासूसी शिप पर ऐसे उपकरण लगे हो सकते हैं जिससे आप लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को आसानी से ट्रैक कर सकें, उनकी जासूसी कर सकें। हालांकि जैसे ही भारत को इसकी खबर मिली, भारतीय नौसेना ने इस जासूसी शिप पर पूरे तरीके से नजर बनाए रखी, इसे ट्रैक करते रहे कि कहीं ये कुछ गड़बड़ न कर दे। लेकिन भारत ने एहतियात के तौर पर 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच में किया जाने वाला मिसाइल परीक्षण रोक दिया। और ऐसा करने के पीछे भारत का मकसद ये था कि हम नहीं चाहते थे कि भारत की इस खतरनाक मिसाइल के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में, इसकी कमियों के बारे में चीन को किसी भी प्रकार से भनक लगे। हालांकि दोस्तों, हमने आपको तब भी बताया था कि भारत आने वाले 10 से 12 दिनों में कोई न कोई मिसाइल का परीक्षण तो जरूर करेगा चीन को संदेश देने के लिए। और भारत ने कल रात 11 बजे वो परीक्षण कर दिया। दरअसल दोस्तों, ये खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत ने एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया और ये एक नाइट यूजर ट्रायल था। मतलब भारतीय सेना अपने मिसाइल बेड़े में से रैंडमली किसी भी एक मिसाइल को पिक करती है और उसका रात के वक्त परीक्षण किया जाता है, ये देखने के लिए कि मिसाइल रात में भी ठीक से काम कर रही है या नहीं। दूसरा मकसद ये होता है कि बहुत सारे मिसाइल ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक रखे जाने के बाद खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में भारतीय सेना उस भंडार गृह से रैंडमली एक मिसाइल उठाकर उसका परीक्षण करती है और ये देखती है कि क्या वो सही से परफॉर्म करती है या नहीं। अगर वो सही से परफॉर्म कर रही है तो मतलब पूरा हमारा जो स्टॉक है वो सही है। अगर वो सही से काम नहीं कर रही, उसमें कोई मॉल फंक्शन है, उसकी जांच की जाती है और उसकी कमियों को दूर किया जाता है। यानी कि अपने मिसाइल बेड़े को दुरुस्त रखने के लिए इस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। और इस बार मिसाइल चुनी गई थी अग्नि 3, जो कि 3000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है, जो अपने साथ 1.5 टन का परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। और इस मिसाइल ने बिल्कुल टेस्ट बुक की तरह काम किया, यानी कि परफेक्ट, जो कि टारगेट इसे दिए गए थे सबको अचीव किया और कोई भी माल फंक्शन नहीं हुआ। एक तरीके से हमने चीन को संदेश भी दिया, दूसरा अपना जो मिसाइल बेड़ा था उसे भी टेस्ट कर लिया। अब आते हैं दोस्तों अपनी दूसरी इंटरेस्टिंग खबर पर। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा मलेशिया ने एक लड़ाकू विमान खरीदने के लिए टेंडर निकाला था। इस टेंडर में भारत की तरफ से तेजस था, चीन पाकिस्तान की तरफ से JF-17 था और दक्षिण कोरिया की तरफ से FA-50 था। हमने आपको कुछ महीने पहले इस पर आपको अपडेट भी दी थी कि मलेशिया ने दक्षिण कोरिया के FA-50 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और ये बहुत ही हैरानी भरा फैसला था, क्योंकि FA-50 भारत के तेजस और चीन पाकिस्तान के JF-17 से कहीं ज्यादा महंगा लड़ाकू विमान था। और दूसरी बात, उसकी परफॉर्मेंस JF-17 से भी ज्यादा घटिया है। उसके बावजूद उसे चुना गया। और उसी समय मलेशिया के अंदर बहुत सारे खोजी पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि इसमें भारी मात्रा में करप्शन हुआ है। अब इसी मामले को चीन ने उठा लिया और मलेशिया की जो एंटी करप्शन कमीशन है उसे रिपोर्ट कर दी। और चीन की कंप्लेंट पर मलेशिया की जो एंटी करप्शन कमीशन है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। अगर इस मामले में कोई भी करप्शन से जुड़ी छोटी सी भी चीज पाई जाती है तो पूरी की पूरी कोरियन डील रद्द हो जाएगी और लड़ाकू विमान को दोबारा फिर से चुना जाएगा और दक्षिण कोरिया के FA-50 को बैन कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि इसके होने के चांस पूरे हैं, क्योंकि दोस्तों आज ही मलेशिया के अंदर प्रधानमंत्री नए चुने गए हैं। जो पहले विपक्ष में थे वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जिन प्रधानमंत्री के अंदर ये पूरी डील हुई थी वो अब विपक्ष में जा चुके हैं। इससे आप समझ जाइए कि खेल होने के पूरे चांस हैं। वहीं दोस्तों देखा जाए तो ये खाड़ी के देश अपने आप को काफी धनवान समझते हैं और कुछ मायनों में वो है भी। लेकिन दोस्तों उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है कि वो पाकिस्तान या दूसरे कमजोर देशों की तरह भारत को भी खरीद लेंगे या फिर भारत के साथ कुछ भी बर्ताव करेंगे।
मानते हैं कि एक समय था जब भारत इनसे आर्थिक सहायता लिया करता था, लेकिन इन देशों ने भी भारत को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। खैर, आज हालात बदल चुके हैं। भारत अब पहले से मजबूत, सशक्त और अमीर है। बल्कि जिन मंचों का कतर हिस्सा भी नहीं, वैसे मंचों पर पहले भारत को आमंत्रित किया जाता है। खैर, आज की खबर कतर में हो रही फीफा वर्ल्ड कप के विवादित मसले को लेकर है, जिसे लेकर कतर सरकार को भारत से माफी भी मांगनी पड़ी। यहाँ तक कि कतर सरकार को भी अपनी मीडिया को डांटना पड़ा। तो क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में शुमार फुटबॉल विश्व कप पहली बार किसी अरब मुल्क यानी कि कतर में खेला जा रहा है। लेकिन जब से इसका आयोजन कतर ने किया, तब से ये वर्ल्ड कप किसी न किसी विवाद में रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है विवादित कट्टरपंथी इस्लामिक प्रवचनकर्ता और भारत का भगोड़ा यानी कि जाकिर नायक कतर में स्फोट होना। दरअसल दोस्तों, 20 नवंबर से पहले यानी कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कतर की कुछ मीडिया हाउस ने ये खबर बतानी शुरू कर दी कि फीफा वर्ल्ड के सेरेमनी के दौरान इस्लाम पर कुछ व्याख्यान देने के लिए कतर सरकार ने जाकिर नायक को आमंत्रित किया है और जाकिर नायक ही इस विश्व कप का शुभारंभ करेंगे। जबकि आप सभी को पता है कि जाकिर नायक कितना खलनायक शख्सियत है। मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण, जिहादियों की मदद करना और आतंक से जुड़ी हर एक गतिविधि से जुड़ा होना, इस पर आरोप लगातार लगता रहा है। भारत सरकार तो इसे खास इसलिए पकड़ना चाहती है क्योंकि इसने अपने फॉलोअर्स के जरिए भारत के हर एक धार्मिक समुदाय और समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा और दुर्भावना की भावना को बढ़ावा दिया है। हिंदुओं को लेकर हेट स्पीच इसका पहला हथियार है। ऊपर से इसने पाकिस्तानी आतंकियों की भी काफी मदद की थी और शायद आज भी करता होगा। इसलिए भारत सरकार ने इसे बैन कर रखा है। और यही बात जब भारत को पता चली कि ये भगोड़ा फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में आ रहा है, जहां पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट मौजूद रहेंगे, तो भारत ने सीधे कतर सरकार को आड़े हाथों लिया और साफ लफ्जों में कहा कि ये भगोड़ा अगर आपके स्टेडियम में दिखा तो हम अपने उपराष्ट्रपति को कतर से वापस बुला लेंगे। और इसे कतर और भारत के रिश्तों पर कितना बुरा असर हो सकता है, ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। अब भारत के इतने कड़े रुख को देखकर कतर सरकार ने सफाई पेश करते हुए कहा कि हमने विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक यानी कि जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया। हम इस बात को पूरी तरीके से खारिज करते हैं कि कतर सरकार में कोई आधिकारिक आमंत्रण जाकिर नायक को दिया होगा। कतर ने अपने बयान में कहा कि किसी तीसरे देश द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है ताकि भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को खतरा हो सके। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम उन मीडिया चैनल्स की छानबीन करेंगे जिन्होंने इस खबर को वायरल किया। कतर भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, यही सच है। कहा जा रहा है कि उस दिन उद्घाटन समारोह के दौरान जाकिर नायक उस स्टेडियम के आसपास कहीं नजर भी नहीं आया। तो ये है नए हिंदुस्तान की पावर, जिसके एक बयान ने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर देश की सियासत हिला दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर